नमस्ते। आज हम इतिहास के कुछ दिलचस्प पन्नों को पलट रहे हैं। इसमें भारत में यूरोपीय शक्तियों के आने और उनके बीच जो एक लंबी खींचतान चली, उसका ब्यौरा है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो मतलब इतिहास की किताबों के कुछ अंशों से है, और हमारा मकसद है इसमें से वो खास बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि ये ताकतें मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये भारत क्यों और कैसे पहुंची। हाँ, और कैसे पहुंची और फिर आखिर में अंग्रेज कैसे सबसे ऊपर आ गए। बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे वो कंपनियां जो व्यापार के इरादे से आई थीं, वो धीरे धीरे भारत की राजनीति में दखल देने लगीं। हाँ, और यहाँ का भविष्य तय करने लगी। जी, ये बदलाव कैसे आया, इसके बीज इन्हीं शुरुआती सालों में छिपे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस माहौल से जिसने यूरोपियों को भारत का रास्ता दिखाया। 15वीं सदी यूरोप में बड़े बदलावों का दौर था, जिसे हम पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। हाँ, रेनेसां। नई खोजों, नई जानकारियों की एक प्यास सी थी। साथ ही यूरोप में पूरब के देशों, खासकर भारत की दौलत और मसालों की कहानियां वो बहुत मशहूर थीं। हाँ, और ये मसाले तो सोने जितने कीमती थे उस समय। इनका व्यापार इटली के वेनिस और जेनुआ जैसे शहरों के हाथ में था। उनका एकाधिकार था एक तरह से। लेकिन 1453 में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, तो वो जो जमीन का पुराना रास्ता था वो मुश्किल हो गया। अच्छा। तो अब जरूरत थी एक नए समुद्री रास्ते की, और इस काम में देखिए पुर्तगाल ने बाजी मारी। हाँ, पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने समुद्री खोजों को काफी बढ़ावा दिया। जहाज बनाने की तकनीक बेहतर हो रही थी, कुतुबनुमा यानी कंपास का इस्तेमाल बढ़ रहा था। जी। और फिर 1487 में बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए। सही। डियाज ने रास्ता दिखाया, और फिर 10 साल बाद 1498 में वास्को द गामा उसी रास्ते से भारत के कालीकट तट पर पहुंच गया। ये तो बहुत बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी। इसने यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री रास्ता खोल दिया। यहीं से आप कह सकते हैं भारत में यूरोपीय दखल का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, उनके इरादे क्या थे? क्या वो सिर्फ व्यापार करने आए थे? व्यापार तो था ही, खासकर मसालों का वो मुख्य मकसद था। लेकिन वो हिंद महासागर से अरब व्यापारियों को भी हटाना चाहते थे, अपना कब्जा चाहते थे, और ईसाई धर्म का प्रचार भी उनके एजेंडे में था। मतलब संक्षेप में कहें तो गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। सोना, शोहरत और धर्म। अच्छा, भारत में पुर्तगाली ताकत जमाने में किन गवर्नरों का हाथ रहा? एक नाम आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। हाँ, अल्मेडा। वो 1505 से 1509 तक रहे, पहले गवर्नर थे। उनकी सोच थे ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब जमीन पर कब्जा करने के बजाय समुद्र पर दबदबा रखो, व्यापार के रास्ते अपने काबू में रखो। उन्होंने काटा सिस्टम भी चलाया था। वो एक तरह का परमिट था। परमिट? कैसा परमिट? हाँ, जिसके बिना भारतीय जहाजों का समुद्र में चलना मुश्किल था। अगर परमिट नहीं है तो उन्हें लूटा जा सकता था, ऐसा दबदबा था। अच्छा, लेकिन फिर आए अल्बुकर्क 1509 से 15 तक। उन्हें भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने तो जमीन पर भी कब्जा किया। बिल्कुल। अल्बुकर्क ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने समझा कि सिर्फ समुद्री ताकत काफी नहीं है। उन्होंने 1510 में बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया, जो आगे चलकर पुर्तगालियों का सबसे बड़ा गढ़ बना। हाँ, गोवा। फिर मलक्का और हॉर्मूज जैसे अहम समुद्री नाकों पर भी कब्जा किया। इससे हिंद महासागर के व्यापार पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई। उन्होंने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया और वहां पुर्तगाली आबादी बसाने के लिए स्थानीय महिलाओं से शादी को भी बढ़ावा दिया। लेकिन उनकी नीतियां खासकर मुसलमानों के प्रति काफी सख्त बताई जाती हैं। हाँ, वो थीं। खैर, गोवा के अलावा दमन, दीव, कोचीन, हुगली, इन जगहों पर भी उनकी बस्तियां थीं। मुगलों से उनके रिश्ते कैसे रहे? अकबर ने तो ईसाई धर्म में कुछ रुचि दिखाई थी। हाँ, अकबर की रुचि ज्यादातर बौद्धिक किस्म की थी। उन्होंने जेजुइट पादरियों को बुलाया भी था। पहला मिशन 1580 में आया, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अच्छा। जहांगीर के समय शुरू में रिश्ते ठीक थे, पर जैसे जैसे अंग्रेज आने लगे और पुर्तगालियों की लूटपाट बढ़ी तो रिश्ते बिगड़ने लगे। असली टकराव हुआ शाहजहां के समय। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को बंगाल में हुगली से खदेड़ दिया। खदेड़ दिया? क्यों? क्या वजह थी?
वजहें कई थीं। एक तो उनकी समुद्री डकैती, दूसरा वो दास व्यापार करते थे और लोगों का जबरन धर्म बदलवाने की कोशिशें भी करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि मुमताज महल की कुछ दासियों को भी उन्होंने पकड़ लिया था। ओह, तो ये सब मुगल बादशाह को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये पुर्तगालियों के उतार की शुरुआत थी एक तरह से। जी, उनके पतन के और क्या कारण दिखते हैं हमें? देखिए, सबसे बड़ा कारण था नई ताकतों का आना। डच और अंग्रेज, हाँ। मुकाबला बढ़ गया। बिल्कुल, ये दोनों नौसेना और व्यापार में पुर्तगालियों से ज्यादा ताकतवर साबित हुए। फिर पुर्तगाल खुद स्पेन के साथ जुड़ने के बाद 1580 में यूरोप के झगड़ों में फंस गए। उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरियां भी थीं, जैसे भ्रष्टाचार, उनकी कट्टर धार्मिक नीतियां, और फिर ब्राजील की खोज हो गई, तो उनका ध्यान उधर ज्यादा चला गया। अच्छा, ब्राजील। हाँ, तो भारत पर फोकस कम हो गया। तो पुर्तगालियों के बाद आए डच। उनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी VOC 1602 में बनी। ये पुर्तगालियों से कैसे अलग थी? VOC बहुत अलग थी। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक, आप कह सकती हैं, अर्ध सरकारी संस्था थी। इसके पास बहुत पैसा था, सरकार का पूरा समर्थन था और इसे युद्ध करने, संधि करने, किले बनाने जैसे अधिकार मिले हुए थे। मतलब बहुत पावरफुल थी। अच्छा, इन्होंने भारत में कहाँ अपनी पकड़ बनाई? उन्होंने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली 1605 में, फिर पुलिकट जो उनका शुरुआती मुख्यालय था, सूरत में भी, चिनसुरा बंगाल में, नागापट्टनम जो बाद में मुख्यालय बना, और कोचीन में कारखाने खोले। लेकिन मैंने सुना है उनका असली ध्यान भारत पर उतना नहीं था। हाँ, सही बात है। उनका असली ध्यान था इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर, स्पाइस आइलैंड्स। भारत उनके लिए ज्यादातर कपड़ों के व्यापार का केंद्र था, खासकर कोरोमंडल तट से। वो यहाँ से कपड़ा लेकर इंडोनेशिया जाते और मसालों से बदलते थे। मतलब अंतर एशियाई व्यापार से काफी फायदा कमाया उन्होंने। तो मसालों के व्यापार से तो उन्होंने पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। हाँ, काफी हद तक। लेकिन भारत में डच भी अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। नहीं टिक पाए। अंग्रेजों से उनकी तगड़ी दुश्मनी थी। इंडोनेशिया के एम्बोयना में 1623 में डचों ने कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। उससे ये दुश्मनी और बढ़ गई। ओह। भारत में जो निर्णायक लड़ाई हुई वो 1759 में हुई, बेदरा की लड़ाई, बंगाल में। बेदरा? हाँ, बेदरा। इसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और भारत में उनकी जो राजनीतिक उम्मीदें थी वो लगभग खत्म हो गई। उनका ध्यान हमेशा इंडोनेशिया पर ज्यादा रहा और वो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए यहाँ। तो अब आते हैं अंग्रेजों पर। इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी, देर से आए पर सबसे सफल रहे। लेकिन शुरुआत तो आसान नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं, आसान बिल्कुल नहीं थी। 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में रियायतें मांगने गए थे। हाँ, हॉकिंस। पर पुर्तगालियों ने बहुत विरोध किया तो ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। कौन सी घटना? 1612 में सूरत के पास स्वली समुद्र तट पर एक लड़ाई हुई। छोटी सी लड़ाई थी पर अहम। स्वली? हाँ, स्वली। स्वली होल। हाँ, इसमें अंग्रेजों ने पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हरा दिया। इस जीत ने मुगलों को दिखा दिया कि अंग्रेज समुद्र में कितने ताकतवर हैं, पुर्तगालियों से भी ज्यादा। अच्छा, तो इसका असर पड़ा? ने उन्हें सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। ये पहली स्थायी फैक्ट्री थी। ये तो बड़ा मोड़ था वाकई। फिर सर थॉमस रो भी आए थे, है ना? जी, 1615 में सर थॉमस रो राजदूत बनकर आए। वो बहुत होशियार थे। उन्होंने सीधे तौर पे कोई संधि तो नहीं की, लेकिन जहांगीर से ऐसी इजाजतें ले लीं कि कंपनी मुगल साम्राज्य में कहीं भी फैक्ट्री खोल सकती है और व्यापार कर सकती है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद तो कंपनी ने पैर फैलाए होंगे, जाहिर है। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सब कैसे उनके हाथ लगे? हाँ, धीरे धीरे। मद्रास 1639 में एक स्थानीय राजा से लीज पर लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज? जी। बॉम्बे की कहानी तो और भी मजेदार है। हाँ, सुनाइए। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। अच्छा। और पुर्तगालियों ने बॉम्बे का जो टापू था वो दहेज में दे दिया इंग्लैंड के राजा को। क्या बात है, दहेज में पूरा शहर? हाँ, और फिर 1668 में राजा ने ये टापू सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर कंपनी को दे दिया। बस 10 पाउंड? कमाल है। कमाल है। और कलकत्ता वो कैसे बना? कलकत्ता 1690 के आसपास बसाया गया। कंपनी ने बंगाल के सूबेदार से 3 गांव थे, सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर, इनकी जमींदारी ली। अच्छा, 3 गांव? हाँ, और वहीं जॉब चार्नॉक नाम के एक अंग्रेज ने शहर की नींव रखी।
बाद में यहाँ फोर्ट विलियम किला बना, जो पूर्वी भारत में उनका मुख्य केंद्र बन गया। और फिर वो मशहूर फरमान आया 1717 में मुगल बादशाह फरुखसियर का। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? इसमें ऐसा क्या खास था? ये फरमान कंपनी के लिए एक वरदान जैसा साबित हुआ। बहुत बड़ी बात थी। इसने बंगाल में कंपनी को सिर्फ 3,000 रुपए सालाना देकर बिना कोई और टैक्स या चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। सिर्फ 3,000 रुपए में पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड। हाँ, सोचिए कितना बड़ा आर्थिक फायदा। उन्हें कलकत्ता के आसपास और जमीन लेने की इजाजत मिली, बॉम्बे में अपने सिक्के ढालने का अधिकार मिला, जो पूरे मुगल राज में चल सकते थे। अपने सिक्के? जी। और सूरत में भी लगभग सारे टैक्स से छूट मिल गई। इसने कंपनी को अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों और भारतीय व्यापारियों पर एक बहुत बड़ी बढ़त दे दी। यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1708 में इंग्लैंड में 2 प्रतिद्वंद्वी अंग्रेजी कंपनियां थीं, वो आपस में मिल गई थी। हाँ, उनका विलय हो गया था, जिससे एक ज्यादा मजबूत यूनाइटेड कंपनी बनी। तो अब इनका मुकाबला था आखिरी यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी फ्रांसीसियों से। सही कहा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1664 में बनी थी। इसे फ्रांस के मंत्री थे कोलबर्ट, उन्होंने बनवाया था। और ये काफी हद तक एक सरकारी कंपनी थी। इसमें निजी व्यापारियों का उतना दखल नहीं था जितना अंग्रेजी कंपनी में था। अच्छा, ये सरकारी नियंत्रण में थी ज्यादा। हाँ, और ये बाद में इसकी एक कमजोरी भी साबित हुई। इनके मुख्य ठिकाने कहाँ थे भारत में? उन्होंने सूरत और मसूलीपट्टनम में शुरुआत की, पर उनका जो मुख्य केंद्र बना वो था पौंडीचेरी 1674 से। पांडिचेरी? जी। बंगाल में चंद्रनगर भी अहम था। बाद में माहे, यनम, कराईकल पर भी कब्जा किया, लेकिन आर्थिक रूप से वे अंग्रेजों से पीछे थे। सरकारी नियंत्रण के कारण फैसले लेने में भी देर होती थी। और फिर शुरू हुई असली टक्कर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, कर्नाटक युद्ध। इसकी वजह क्या थी? वजह तो साफ थी। एक तो भारत में व्यापार और राजनीतिक दबदबे की लड़ाई। दूसरा, यूरोप में भी ब्रिटेन और फ्रांस पुराने दुश्मन थे, तो वहां की लड़ाई यहां भी पहुंच जाती थी। और तीसरा, उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और दक्षिण में हैदराबाद और कर्नाटक यानी आरकोट जैसी ताकतों में गद्दी के लिए झगड़े चल रहे थे। अच्छा, उत्तराधिकार के झगड़े। हाँ। तो दोनों कंपनियों ने इन झगड़ों में घुसकर अपना अपना फायदा देखा। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का नाम बहुत आता है। हाँ, डुप्ले बहुत कदे और महत्वाकांक्षी गवर्नर था। उसी ने ये तरीका एक तरह से शुरू किया कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल दो, अपनी पसंद के नवाब बनवाओ और उनसे फिर रियायतें और इलाके लो। और अंग्रेजों की तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इसी दौरान एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे उभरे। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746-48 जी, ये कैसे शुरू हुआ? ये असल में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसी का एक हिस्सा था। अच्छा, यूरोप की लड़ाई यहाँ आ गई। हाँ, फ्रांसीसियों ने मद्रास छीन लिया अंग्रेजों से। एक अहम लड़ाई हुई सेंट थॉमे की। सेंटो में? जी। इसमें फ्रांसीसियों की एक छोटी सी लेकिन प्रशिक्षित सेना ने कर्नाटक के नवाब की बहुत बड़ी फौज को हरा दिया। इससे ये साबित हो गया कि यूरोपीय सैन्य तरीके कितने बेहतर है। उनकी धाक जम गई। युद्ध खत्म हुआ यूरोप में एक्सला-शॉपिल की संधि से और मद्रास वापस अंग्रेजों को मिल गया। तो नतीजा लगभग बराबरी का रहा पहले युद्ध का। लेकिन दूसरा युद्ध 1749 से 54 ज्यादा उलझा हुआ था, है ना? ये औपचारिक युद्ध नहीं था शायद। हाँ, ये सीधे तौर पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जंग नहीं थी। दोनों कंपनियों ने हैदराबाद और कर्नाटक में गद्दी के अलग अलग दावेदारों का साथ दिया। शुरू में डुप्ले की चालें बहुत कामयाब रहीं। फ्रांसीसी समर्थित नवाब गद्दी पर बैठ गए। एक समय लगा कि फ्रांसीसी बाजी मार ले जाएंगे दक्षिण में। पर फिर क्लाइव ने कुछ किया, वो आरकोट वाली घटना? बिल्कुल। 1751 में जब फ्रांसीसी सेना त्रिचनापल्ली को घेरे हुए थी, क्लाइव ने बड़ी हिम्मत दिखाई और सिर्फ कुछ 100 सैनिकों के साथ कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर हमला करके कब्जा कर लिया। सिर्फ कुछ 100 सैनिकों से? हाँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे फ्रांसीसियों को त्रिचनापल्ली का घेरा उठाना पड़ा, उनकी साख गिरी और फिर 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, जो शायद उनकी बहुत बड़ी भूल थी। डुप्ले को वापस बुला लिया? हाँ, इस युद्ध से अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया। और फिर तीसरा और आखिरी कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। ये यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसका सीधा हिस्सा था। अब खुली लड़ाई थी दोनों देशों के बीच, भारत में भी। निर्णायक मोड़ आया 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में। वांडीवाश? ये नाम बहुत सुना है। हाँ, बहुत अहम लड़ाई है। यहाँ सर आयरकूट की अंग्रेजी सेना ने
काउंट डी लाली की फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह हराया। तो वॉन्डीवाश की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसियों का खेल लगभग खत्म कर दिया। हाँ, आप कह सकते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी सिर्फ पांडिचेरी और कुछ और छोटी बस्तियों तक सिमट कर रह गए। 1763 में पेरिस की संधि हुई यूरोप में। फ्रांसीसियों को उनकी जगह वापस तो मिली, पर शर्त ये लगा दी गई कि वे ना तो किलेबंदी कर सकते हैं और ना ही सेना रख सकते हैं। मतलब सिर्फ व्यापारी बनकर रहो। बिल्कुल। अब वो सिर्फ व्यापारी थे, कोई राजनीतिक ताकत नहीं रहे। तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों सबको पीछे छोड़ दिया। स्रोत उनकी इस कामयाबी के पीछे क्या वजह बताते हैं? क्यों सफल हुए अंग्रेज? देखिए, कई वजह हैं। पहली, उनकी कंपनी का ढांचा। ये निजी थी, मुनाफे के लिए काम करती थी, ज्यादा लचीली थी। जबकि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, धीमी थी, उसमें नौकरशाही बहुत थी। प्राइवेट बनाम सरकारी। हाँ। दूसरी, ब्रिटेन की नौसेना उस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर थी। समुद्र पर कब्जा, मतलब भारत तक रसद और सेना पहुंचाने में उन्हें बहुत आसानी थी। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी तो शुरू हो रही थी उस समय। बिल्कुल। उससे उन्हें बेहतर सामान मिला, बेहतर हथियार मिले, ज्यादा संसाधन मिले। उनकी फौज भी ज्यादा अनुशासित थी और उन्हें क्लाइव, आयरकूट जैसे काबिल और होशियार लीडर मिले। हाँ, नेतृत्व का भी फर्क था। बहुत फर्क था। फिर इंग्लैंड में सरकार भी स्थिर थी और कंपनी को पूरा समर्थन देती थी। आर्थिक रूप से भी वे ज्यादा मजबूत थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज लेना उनके लिए आसान था। और सबसे बड़ी बात शायद ये कि उन्होंने बंगाल जैसे अमीर सूबे पर कब्जा कर लिया प्लासी के बाद, और उसके संसाधनों का इस्तेमाल अपनी लड़ाइयों और विस्तार के लिए किया। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे, उनकी अपनी कमजोरियां थी। पुर्तगाली पुराने पड़ चुके थे, उनकी शक्ति कम हो गई थी। हाँ। डचों का ध्यान इंडोनेशिया पर ज्यादा था। फ्रांसीसी सरकारी दखल और अंदरूनी झगड़ों से परेशान थे। जी। और एक डेनमार्क वाले भी आए थे। डेंस। हाँ, डेनिश। पर उनका असर बहुत ही कम रहा। मुख्य केंद्र उनके ट्रैंक्यूबार और सीरामपुर थे। वो ज्यादातर मिशनरी गतिविधियों तक सीमित रहे। हाँ। और 1845 में तो अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेचकर चले गए। अच्छा, वो बेचकर चले गए? हाँ। बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे जो दौड़ व्यापारिक फायदे के लिए शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता की लड़ाई में बदल गई। अंग्रेजों ने न सिर्फ बाकी यूरोपीय ताकतों को हराया, बल्कि भारतीय राज्यों के आपसी कमजोरियों का फायदा उठाकर अपनी जगह बनाई। वाकई इन स्रोतों से एक तस्वीर उभरती है कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी ने धीरे धीरे कदम दर कदम शासक बनने की तरफ का रास्ता तय किया। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये जो शुरुआती व्यापारिक मुकाबले थे, ये कैसे आगे चलकर भारत पर ब्रिटिश राज की नींव बने। क्या ये महज एक संयोग था कि हालात ऐसे बनते गए, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था? ये सवाल हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है ना।